हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा सर्कल चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराऊंगा, समझाऊंगा। और इसके आगे के वीडियोस में मैं आपको एक्सरसाइज वाइज, प्रैक्टिस सेट वाइज मैं आपको क्या करूंगा, इसमें मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक चीज़ें जो सर्कल में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे तो आप लोगों को कुछ शेप्स नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मैं और कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि बाईसाइकिल हो गया, या इसके अलावा मैं आप लोगों को प्लेट का एग्जांपल दे देता हूँ, या फिर कॉइन्स वगैरह जो होती है, गोल्ड कॉइन्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं, सर्कल है। जहाँ अभी आप लोग बैठे हो, अगर आप लोग अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारे सर्कुलर थिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप लोग ऊपर अपने देखेंगे तो फ़ैन चल रहा है, फ़ैन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, सर्कल है। जो घूम रहा है वो उसका डायरेक्शन अगर आप देखोगे वो भी क्या रहेगा, सर्कल रहेगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि पूरी दुनिया भी क्या है, ऑलमोस्ट गोल यानी कि सर्कुलर रहेगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि अम्मी की रोटी गोल गोल, या फिर पापा का पैसा भी गोल गोल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि, लेकिन ये तो मैंने एक बेसिकली बता दिया कि क्या होता है। लेकिन अगर मैं आपको मैथमेटिकली बताऊं कि व्हाट इज़ सर्कल, मैथमेटिकली क्या आंसर होगा इसका, तो आप लोग ऐसा इमेजिन करिए, मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ कहीं पर भी, और उस पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से मैं बहुत सारे पॉइंट्स लूँगा, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पर। यानी सेम फिक्स्ड पॉइंट से मैंने क्या किया, मैंने 6 पॉइंट्स ले लिया, और वो 6 के 6 पॉइंट्स कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर मैं उस 6 पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अब जिसको समझ में नहीं आया है उसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सर्कल यानी क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट। यानी क्या, मैंने बहुत सारे पॉइंट लिया हूँ और वो सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट हैं, किससे, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। अब इसको मैं एनिमेटेड फॉर्म में दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट लेता हूँ, और इस फिक्स पॉइंट से मान लो करीब 5 सेंटीमीटर पर मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ। ऐसे ही कुछ 4-5 पॉइंट्स और लेते हैं हम लोग 5-5 सेंटीमीटर पर। एक इधर हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, और वन मोर। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक मेरा फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर में, और मैंने 6 पॉइंट्स ले लिया हूँ आजू बाजू जो कि इक्वी डिस्टेंट है। अब अगर मैं इस सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दूं, या इनके बीच में मैं और बहुत सारे पॉइंट्स ले लूं 5-5 सेंटीमीटर पर, जैसा कि यहाँ पर मैं लेने जा रहा हूँ। देखिए सब लोग, यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिया हूँ। अब अगर मैं आपको बोलूँ इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो मुझे जो फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। ठीक है, अब जो आप लोगों ने ऑलरेडी 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, डायामीटर क्या है, वहीं से मैं वापस से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बताइए मुझे, जो यो डायग्राम में जो येलो कलर की लाइन दिख रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, क्या बोलेंगे, रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। अच्छा, इसके अलावा जो सेंटर का जो पॉइंट था, जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी मैंने खुद ही बोल रहा हूँ सेंटर, यानी ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो रेडियस और सेंटर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कोई भी आप ना 2 पॉइंट सर्कल पे ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट अलग अलग जगह पे। तो फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ले लिया हूँ। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, ध्यान से देखना प्लीज़, दोनों पॉइंट को अगर मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ,
तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूँगा, तो इसको मैं बोलूँगा कॉर्ड। क्या बोलूँगा? कॉर्ड। अब यानी आप सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, उसको मैं क्या बोलूँगा? कॉर्ड बोलूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने एक एंड से दूसरे एंड को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचा हूँ, लेकिन यूजिंग द सेंटर को साथ में लेते हुए मैंने अव्वल से आखिर स्टार्ट टू एंड मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। अब अगर मैं आपसे बोलूँ राइट साइड, जो सेंटर से लेके राइट साइड तक जो लाइन जा रही है उसको मैं रेडियस बोलूँगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा? रेडियस। बोलो यस और नो। तो अब अगर मैं बोलता हूँ ये दोनों रेडियस है, तो अगर दोनों रेडियस ज्वाइन हो जाए यानी प्लस हो जाए तो क्या बन जाएगा? डायामीटर। तो ये क्या हो जाएगा? डायामीटर। यानी क्या? डायामीटर यानी 2 टाइम्स रेडियस। तो डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। और इसी को हम लोग अलग तरीके से बोलते हैं कि भाई रेडियस इज द हाफ ऑफ डायामीटर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि बताइए लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को कॉर्ड का कॉन्सेप्ट बताया हूँ। तो व्हाट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड? तो सबसे बड़ी कॉर्ड जो होगी वो डायामीटर ही होगी। तो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक कोई आप लोगों को डाउट नहीं है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना वो जो टैंजेंट और सीकेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक्स में मौजूद जितने भी थ्योरम्स हैं उनको भी हम लोग एक एक करके देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि टैंजेंट क्या होता है, तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को क्या करे? टच करे। देखेंगे यहाँ पर ये टैंजेंट है, ठीक है। तो ए लाइन टचिंग सर्कल इज कॉल्ड एज व्हाट? टैंजेंट। तो ये क्या हो जाएगी? टैंजेंट हो जाएगी। तो मैं टैंजेंट बताने के लिए क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ या इसको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। ये टैंजेंट है पूरी, तो टैंजेंट सेगमेंट किसको बोलेंगे? तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर हाईलाइट कर दिया मैंने। तो टैंजेंट मैं इस लाइन को बोल दूंगा, ओके। और ये टैंजेंट एक पार्ट अगर मैं आपसे बोलूँ जो लेफ्ट साइड या राइट साइड दिया है उसको मैं क्या बोलूँगा? टैंजेंट सेगमेंट। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर जो हम लोगों को ऊपर थोड़ी सी लाइन दी गई है, लेकिन ये लाइन आप कॉर्ड नहीं बोल सकते। रीज़न, कॉर्ड जो होती है, कॉर्ड अगर आप ध्यान देंगे ना तो खाली 2 पॉइंट को ज्वाइन ही करना था सर्कल के, लेकिन यहाँ मैं एक ऐसी लाइन बनाया हूँ जो सर्कल को इंटरसेक्ट भी कर रही है। यानी लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 डिफरेंट पॉइंट्स, इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इस लाइन को मैं नाम दूंगा सीकेंट। इसको मैं नाम दूंगा सीकेंट। तो व्हाट इज सीकेंट? ए लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड एज सीकेंट, ओके। तो यहाँ पर अब इतना मैंने जो तुम लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ के आए थे वो मैंने बता दिया हूँ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ योर एसएससी टेक्स्ट बुक्स ज्योमेट्री से, जिसमें हम लोग देखेंगे सारे थ्योरम्स 1 बाय 1। सबसे पहले थ्योरम मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है टैंजेंट थ्योरम। हम लोग स्टार्ट करेंगे टैंजेंट थ्योरम। तो अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा ना टैंजेंट थ्योरम क्या था, मैंने आप लोगों को बोला था अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ और सर्कल पर मैं किसी एक सिंगल पॉइंट पर एक लाइन खींच देता हूँ, और अगर मैंने सेंटर से उस लाइन पे जो टैंजेंट है यानी सेंटर से लेके टैंजेंट तक अगर मैं कोई लाइन खींचता हूँ तो वो परपेंडिकुलर होगी यानी 90 डिग्री होगी। अब जिसको समझ में नहीं आया मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, आप अगर टैंजेंट बनाते हो कोई भी पॉइंट ऑफ द सर्कल पर, वो परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, इसका मैंने सेंटर बना दिया,
एक टैंजेंट बनाते हैं हम लोग ए पॉइंट पर, ये मैंने टैंजेंट बना दिया। अब अगर मैं पॉइंट ओ से ए पर लाइन खींचता हूँ तो वो लाइन रेडियस होगी, लेकिन ये रेडियस परपेंडिकुलर होगी टू द टैंजेंट। तो यहाँ पर मैंने ओ ए ड्रॉ कर दिया हूँ जो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे परपेंडिकुलर साइन, ये मैंने लगा दिया परपेंडिकुलर साइन। इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए परपेंडिकुलर टू लाइन एल। तो यहाँ लिख देते हैं ओ ए परपेंड। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेजर ऑफ एंगल ओ ए, और यहाँ पर बी ले लेते हैं, मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी कितना होगा, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर आपसे कोई रीज़न पूछेगा कि क्या रीज़न है, तो आपको बोलना पड़ेगा डायरेक्टली टैंजेंट थ्योरम। क्या बोलना पड़ेगा, टैंजेंट थ्योरम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टैंजेंट थ्योरम। अब हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम, अब हम लोग देखेंगे ये क्या बोलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो अभी जस्ट टैंजेंट थ्योरम पढ़ा है, ठीक इसी का अपोजिट रहेगा। टैंजेंट थ्योरम में हम लोगों ने देखा कि अगर मैंने कोई लाइन खींचा हूँ सेंटर ऑफ द सर्कल से, यानी मैंने रेडियस बनाया और मैंने सर्कल के किसी पॉइंट पे टैंजेंट बना दिया, तो जिस पॉइंट पर रेडियस और टैंजेंट एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे, वो पॉइंट होगा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या बताना है, इसका कन्वर्स बताना है। यानी मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जहाँ पर अगर मैंने रेडियस ड्रॉ किया हूँ किसी एक पॉइंट पर, और वो रेडियस क्या होगी, जहाँ पर परपेंडिकुलर होगी वो लाइन होगी टैंजेंट। यानी कैसे हम लोग इसको देखेंगे, मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ। पहले यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट दे दिया और यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाने जा रहा हूँ। सर्कल का मैंने सेंटर का नाम दे दिया पॉइंट पी। मैं यहाँ पर एक रेडियस बना लेता हूँ और नाम दे देता हूँ पी ए। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हूँ पॉइंट ए से पास होती हुई, और इसका नाम दे देते हैं एल। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि पी ए इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एल। ये मुझे गिवन है, यानी ये मुझे गिवन है कि पी ए, इफ़ पी ए परपेंडिकुलर टू लाइन एल। अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मुझे दिया हुआ है पी ए परपेंडिकुलर टू लाइन एल, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि लाइन एल इज़ अ टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। आसानी से मुझे ये बोलना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देन लाइन एल इज़ अ टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। तो यही है कन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम में जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम में हम लोग टैंजेंट दो टैंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। कोई भी सर्कल के बाहर मैंने पॉइंट लिया है और उस पॉइंट से मैं दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, और वो दो मैंने ड्रॉ किया, और जब मैं मेजर करूँगा तो दोनों टैंजेंट की लेंथ इक्वल रहेगी। देखते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं पहले थ्योरम का। टैंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो प्रूफ के लिए वैसे मैं सारे थ्योरम्स के प्रूफ एक दूसरे वीडियोस में बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं प्रूफ की, यानी कि डायरेक्टली मैं आंसर वाली बात करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों को ये अप्लाई करना है वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाने जा रहा हूँ विथ सेंटर ओ। अब अगर मैं आपसे बोलूँ बताइए गिवन क्या है इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, गिवन है मेरे पास ए सर्कल विथ सेंटर ओ। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है, तो एक्सटर्नल पॉइंट मेरे पास लेफ्ट में जगह नहीं है, मैं राइट साइड ले लेता हूँ एक पॉइंट पी।
अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ गिवन में एक सेकंड पॉइंट क्या ऐड हो जाएगा कि P इज़ द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया। अच्छा एक चीज़ बाकी है, सोचो क्या बाकी है, अभी क्या ड्रॉ करना बाकी है, जल्दी सोचो, बोलो। यस, यहाँ पर हम लोगों को जो ड्रॉ करना बाकी है वो है मेन चीज़ यानी टैंजेंट। तो मैं यहाँ पर दो टैंजेंट ड्रॉ करूँगा, एक ऊपर एक नीचे, यानी मैं यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ पी ए ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से पी ए ले लिया और नीचे ले लेता हूँ पी बी। अब मुझे बताइए गिवन में तीसरी चीज़ क्या ऐड हो गई है, जल्दी बोलो बाबू, ध्यान दे इधर, क्या बाकी है जल्दी बोलिए। यस, पी ए एंड पी बी आर द टैंजेंट सेगमेंट्स, राइट। तो यहाँ थर्ड पॉइंट गिवन में मैं ऐड करूँगा पी ए एंड पी बी आर द टैंजेंट सेगमेंट्स। अभी भी अगर प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है पी ए पी बी टैंजेंट क्यों बोल रहे हो, तो मैंने पीछे चले जाना, वापस से एक बार देख लेना, मैंने टैंजेंट समझाया हूँ। अब बारी है, अगर नहीं समझ में आ रहा है देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, पी ए पी बी किधर गया, ये रहा। तो ये मैंने जो हाईलाइट किया हूँ ये दोनों क्या है, टैंजेंट है। एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, पॉइंट पी, सही है। अच्छा रिजल्ट क्या है फिर, रिजल्ट मुझे डायरेक्टली बोलना है सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी, यानी दोनों टैंजेंट इक्वल रहेंगे। अगर मैं पूरी बात अपनी समेटूं तो मैं इतना बोलूँगा, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और ये दोनों टैंजेंट इक्वल रहेंगी। परेशान तो नहीं हो रहे? यस। अब तुम लोगों को जो परेशानी हो रही है उसको दूर करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ना एक सर्कल लेता हूँ ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। ये सर्कल लिया मैंने और इसको ट्राइंगल बना देते हैं। यस, अब इसको नाम दे देते हैं, वही अपना बेसिक नाम, ट्राइंगल ABC, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सर्कल अगर आप ध्यान दोगे ना तो सर्कल टच कर रहा है ट्राइंगल को 3 पॉइंट पर, तो उन तीनों पॉइंट को भी अपना फेवरेट नाम जो है PQR, ये मैंने नाम दे दिया। अब आप एकदम ध्यान से यहाँ वहाँ ध्यान नहीं जाना चाहिए, पूरा फोकस ये डायग्राम पर कीजिए। मैं आपको कंडीशन देता जाऊँगा, आप मुझे आंसर करते रहना। अगर मैं आपको बोलूँ पॉइंट ए से आपको स्टार्ट करना है, अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो टेंजेंट आपको दिख रही रहेगी। अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो मेरी दो टेंजेंट कौन सी हो गई, मेरी दो टेंजेंट हो गई APAR। तो ये दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसीलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा AP इज इक्वल टू AR। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा चलिए एक और लेते हैं। अगर मैं पॉइंट B से बोलूँ, इफ B इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, तब आप रिजल्ट क्या बोलोगे, तो BPBQ ये दोनों क्या है, टैंजेंट। एनी डाउट? तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं BP इज इक्वल टू BQ। अच्छा आप लोग अभी जिद कर रहे हो कि नहीं सर हम लोग C से भी बोलेंगे, तो यस आप लोग बोल सकते हो। C से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर जो CQCR दोनों टैंजेंट है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल रहेंगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया CQ इज इक्वल टू CR। अच्छा अगर मैं सबका रीज़न पूछूँ आपसे कि आपको क्या हक है कि आप ऐसा बोल रहे हो, तो आपको सिंपली बोलना है कि सर वी हैव अ थ्योरम कॉल्ड टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, जिसके बेसिस पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। अच्छा अभी कुछ लोग बोल रहे कि नहीं सर हम लोग को क्वाड्रिलेटरल से समझा दो, सेम चीज़ अच्छा लग रहा है हम लोगों को, तो एक लास्ट एग्जांपल लेंगे। अच्छा ये मैं सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ये मैं क्वेश्चंस में यूज़ करने वाला हूँ, तो मुझे आसानी हो जाए समझाने में आप लोगों को, इसके लिए मैं ये सब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए सब लोग ध्यान से, कोई डरेगा नहीं, बहुत आसान है। अभी ट्रायंगल का आप लोगों ने बखूबी किया है, इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुझे बताइए आप पॉइंट P से कौन कौन सी दो टैंजेंट है, बोलिए फटाफट बोलिए। PA एंड PD
तो यहाँ मैं लिखूँगा PAPD। चलिए नेक्स्ट Q से बताइए, Q से कौन सी दो टैंजेंट है? तो QA एंड QB। ध्यान दीजिए यहाँ पर QA QB, तो यहाँ लिख देंगे QA इक्वल्स टू QB। R से बताइए, R से कौन सी दो टैंजेंट है? तो अगर मैं R से बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, RB इज इक्वल टू RC, यानी ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, टैंजेंट हो जाएंगी। तो यहाँ लिख देंगे RB इज इक्वल टू RC। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट पॉइंट S से देखिए, यहाँ पर दोनों टैंजेंट क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ मैं लिख दूंगा SC इज इक्वल टू SD। तो पॉइंट P से, Q से, R से, S से, चारों एक्सटर्नल पॉइंट है। तो चारों एक्सटर्नल पॉइंट से जो टैंजेंट ड्रॉ की जाएगी वो सारी टैंजेंट्स इक्वल रहेंगी। तो यही था हमारा टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ रीज़न लिख देंगे, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। चलिए नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे और वो है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ ना, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आप लोग जनरली इमेजिन जो करते हो ना, वो एक्सटर्नल इमेजिन करते हो। तो यहाँ पे अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो वो दो कंडीशन हो सकती है, एक एक्सटर्नल और एक हो सकती है इंटरनल। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट मैं दे देता हूँ, इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। क्या मीनिंग हुआ इसका, मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन जैसा कि मैंने बोला था दो कंडीशन बनेगी, तो मैं दो कंडीशन अलग अलग बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं पहले ले लेता हूँ एक्सटर्नली वाला कॉन्सेप्ट। तो सर्कल टचिंग एक्सटर्नली यहाँ पर ले लेते हैं। इसमें पहले दो सर्कल बना देते हैं, एक सेंटर O से और एक सेंटर A से, और बीच में पॉइंट मैंने ले लिया हूँ T। अच्छा, T कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूँ, यानी पॉइंट O, पॉइंट T एंड पॉइंट A, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो तीनों क्या होगा, एक लाइन में आएगा। ओके, अब सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले लेता हूँ, सर्कल्स टचिंग इंटरनली, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया दो कॉन्सेप्ट बनेंगे, सर्कल टचिंग इंटरनली। सेम ऐसा ही एक O से और एक A से, लेकिन यहाँ पर एक सर्कल अंदर बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर बड़ा सर्कल हो गया और एक छोटा सर्कल हो गया A, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, T। अब आ जाओ लेफ्ट साइड, पहले वाले कॉन्सेप्ट में आ जाओ, एक्सटर्नल वाले में तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इसको लाइन बन गई OTA। अब इसको लिखेंगे कैसे, कोई भी लाइन ऐसा मुझे रिप्रेजेंट करना है कि भाई ये एक लाइन में ही है, लीनियर है, ठीक है, या कोलिनियर है, तो कैसे बोलूँगा, O'T'A। देखो यहाँ लिख देता हूँ, O'T'A। A थोड़ा सा नीचे आ गया, O''T''A आ गया मेरा आंसर। अब इसको अगर मैं आपको बोलूँ कि लेफ्ट साइड क्या बोलेंगे, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट, O''A'T, यहाँ पर A पहले आएगा और फिर T बाद में आएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक्सटर्नल वाले पॉइंट में आ जाइए। एक्सटर्नली में अगर आप ध्यान दोगे तो OT को मैं क्या बोलूँगा, रेडियस। अच्छा, TA को क्या बोलूँगा मैं, रेडियस। तो जब दोनों रेडियस है तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं ऐसा कर देता हूँ ना, जो बड़ी रेडियस है उसको मैं नाम देता हूँ R1, छोटी रेडियस को नाम दूंगा R2। एनी डाउट, नो। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मुझे OA चाहिए तो OA पूरी लाइन, एक्सटर्नली वाले में देखिए यहाँ पर ध्यान, OA जो मुझे दिया हुआ है, OA इक्वल्स टू क्या होगा, तो OA इक्वल्स टू OT प्लस TA होगा, यानी क्या, यानी R1 प्लस R2, ये मेरा आंसर होगा। गेटिंग माई पॉइंट, यानी क्या, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा इज सम ऑफ देयर रेडियाई होगा, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपसे बोलूँ अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगेन OT क्या हो जाएगा। तो अच्छा, OT अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ, OT कौन है सर्कल का,
सोचिए, क्या रेडियस है वो? यस, वेरी गुड, OT इज द रेडियस, लेकिन किसकी? तो बड़े सर्कल की। तो इसको मैं नाम दूंगा R1। अच्छा सुनिए ना, वो 80 जो अपने को दिया हुआ है, 80 कौन है? 80 ये भी कौन है? रेडियस, लेकिन किसकी? स्मॉलर सर्कल की। तो यहाँ पर 80 इज इक्वल टू मैं दूंगा R2। चलिए, अब अगर मैं बोलूँगा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, सेंटर कौन है बड़े सर्कल का? O, छोटे सर्कल का A, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या होगा? OA। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा OA इज इक्वल टू, बोलो प्लस करना है माइनस, जल्दी बोलो। यस, हम लोग यहाँ करेंगे माइनस। तो किस में से क्या माइनस करना है? बोलो R1 माइनस R2। क्यों? क्योंकि बड़ी रेडियस माइनस होगी छोटे में। ठीक है, तो R1 माइनस R2। तो ये हो गया हमारा थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट अब आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, वो है आर्क का। हम लोग ना बहुत बार सुनते हैं आर्क, आर्क क्या है, कंस्ट्रक्शन में भी ये वर्ड यूज़ होता है। तो हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली समझेंगे व्हाट इज़ आर्क। तो आर्क का मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो आर्क इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, अब इस सर्कल के मैं क्या करूँगा, बहुत सारे पार्ट टुकड़े कर दूँगा। तो अगर इनके मैं टुकड़े कर दूँ ना, देखिए ऐसे, अब ये चारों टुकड़े, चारों पार्ट जो है ना, ये क्या रहेंगे? ये आर्क रहेंगे। ओके, तो ये चारों क्या रहेंगे? आर्क रहेंगे। अच्छा, अभी पॉइंट मेरा ये है ना कि मैं आर्क का नाम कैसे करूँगा, यानी नेमिंग ऑफ एन आर्क कैसे करना है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो अगेन एक सर्कल बनाना पड़ेगा। मैं इस पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B। अब इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ AB को यहाँ पर, यस। अब मैं इसको क्या नाम दूंगा? तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस आर्क? बोलिए। आर्क AB बोलेंगे आप लोग इसको? अच्छा चलिए ठीक है। अब अगर मैं नीचे वाले आर्क को भी हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसको रेड से करते हैं, यस। चलो बताओ इस आर्क का नाम क्या होगा? सोचो, बोलो बोलो जल्दी, सोच के बोलो, थोड़ा टाइम लो। अगर ब्लू वाली का नाम आर्क AB है तो रेड वाली का नाम क्या होगा? RKB। वेरी गुड, सही है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या? मैंने आपसे बोला RKB, आप भी बोल रहे हो RKB। क्या हम लोगों को आइडिया है हम लोग कौन से AB की बात कर रहे हैं, ब्लू या रेड? है क्या आइडिया? नो, हम लोगों को आइडिया नहीं है, मतलब हम लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, इट इज़ बेटर कि हम लोग नेमिंग ऑफ आर्क 3 अल्फ़ाबेट से करें। तो मैं यहाँ पर एक X ले लेता हूँ और नीचे Y ले लेता हूँ। तो हमेशा याद रखना आर्क की नेमिंग होगी 3 पॉइंट से। अब बताइए ब्लू वाली आर्क का नाम क्या होगा? आर्क AXB। और रेड वाली का नाम क्या होगा? आर्क AYB। यस और नो? चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी बहुत सारे टर्म्स हैं हमारे पास रिलेटेड टू सर्कल। जैसे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है ना, सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे व्हाट इज सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी यानी क्या होता है बताइए ज़रा? सेमी यानी सेमीफाइनल्स होता है, मालूम है क्या? वैसे सेमीफाइनल यानी ना आधा फाइनल होता है वो। तो ऐसे ही ना यहाँ पर अपने को देखना है, सेमी यानी हाफ होता है। चलिए एक सर्कल लेते हैं विथ व्हाट इज सेमी सर्कुलर आर्क। तो ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक सर्कल। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ने बना लिया एक सर्कल विथ सेंटर O। अब क्या करेंगे, सेमी सर्कुलर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, तो सेमी सर्कल मैंने बोला था हाफ सर्कल होता है। तो यहाँ पॉइंट O से हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी मैं लाइन AB बना देता हूँ। ओके,
अब मैं ऊपर जैसा कि अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बोला कि आर्क का नेमिंग हमेशा 3 अल्फ़ाबेट से करते हैं, तो ऊपर मैं पॉइंट एक्स ले लेता हूँ और नीचे पॉइंट वाई, ठीक है। तो यहाँ मैं ले लूँगा पॉइंट एक्स और नीचे पॉइंट वाई। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि डेफिनेशन क्या दी गई है, तो इफ़ अ सीकेंट पासिस थ्रू द सेंटर देन ईच आर्क सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ सेमी सर्कुलर आर्क। मैंने बताया ना, डायामीटर जो होता है वो क्या करेगा, डायामीटर या जो इन लोग ने बोला है कि पॉइंट ओ से जो सीकेंट पास हो रही है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, यानी हाफ सर्कल और हाफ सर्कल। तो ये जो हाफ सर्कल ने जो आर्क बनाया है, उस हाफ सर्कुलर आर्क को या सेमी सर्कुलर आर्क जो बन गया है, यही है हमारा कॉन्सेप्ट आज का। यानी जो सेमी सर्कुलर आर्क यानी क्या, आधा सर्कल वाली आर्क, सिंपल, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। चलिए, अच्छा, अब ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और रह गए हमारे पास, एक माइनर आर्क और मेजर आर्क, तो वो भी एक एक करके देख लेंगे फटाफट। माइनर आर्क यानी क्या होता है, तो माइनर आर्क यानी बोल सकता हूँ कि ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल से छोटी हो, और मेजर आर्क क्या होगा, ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल से बड़ी हो। तो यहाँ पर देखिए एक्स जेड जो हम लोगों को दिया गया, ये माइनर आर्क है। और बताइए कौन सी माइनर आर्क है, तो ए जेड माइनर आर्क है, बी एक्स माइनर आर्क है, ए वाई माइनर आर्क है, बी वाई माइनर आर्क है। तो जो भी सेमी सर्कल से छोटी होगी वो माइनर आर्क होगी। अब मेजर आर्क क्या होती है, तो मेजर आर्क अगर मैं बोलूँगा ग्रेटर देन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से बड़ी होगी तो वो मेजर आर्क होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन आर्क ग्रेटर देन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड अ मेजर आर्क। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा, जैसे कि पूरा अगर मैं ले लूँ एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा, राइट। तो मेजर ऑफ आर्क एक्स वाई जेड जो दिया हुआ है, ये मेजर आर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कि माइनर आर्क का नाम सिर्फ हम लोग 2 लेटर से लिख सकते हैं, अदरवाइज 3 यूज़ करना पड़ेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से सेंट्रल एंगल, अब वो हम लोग देखेंगे। देखो, सेंट्रल एंगल की बात करूँ तो सेंट्रल एंगल जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, सेंटर का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। सेंटर का यूज़ करके फिर रेडियस 2 बनाऊंगा और जो एंगल बनेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, सेंट्रल एंगल। यानी एन एंगल विथ इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रल एंगल, यानी सेंटर पर बनना चाहिए। देखेंगे कैसे, एन एंगल विथ इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर इज कॉल्ड ए सेंट्रल एंगल। यहाँ पर हम लोग बना के देखेंगे, 2 लाइन बना देते हैं, ओ ए एंड ओ बी, और बीच में पॉइंट एक्स आ गया। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ, ये जो एंगल मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ए ओ बी, यहाँ और आर्क का नाम क्या हो जाएगा, बोलिए, आर्क ए एक्स बी। अच्छा, यहाँ सेंट्रल एंगल जो होगा वो क्या होगा, एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी इज सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू माइनर आर्क ए एक्स बी। कोई डाउट है यहाँ तक? सेंट्रल एंगल की एक खासियत भी होती है, जितना सेंट्रल एंगल होगा उतना ही सामने वाली आर्क भी होगी, ठीक है। चलिए आगे भी देखेंगे हम लोग। अच्छा, मुझे बताइए पूरे आर्क का मेजरमेंट कितना होता है, यानी कि अगर मैं कोई भी आर्क आपको बोलूँगा कि बताइए माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, कोई भी आर्क मैं आपको दे दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा बताइए उसका कितना वैल्यू होगा, तो सबसे पहले वो समझाने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा मेजर ऑफ अ सर्कल कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ टॉपिक जो अपना है वो है मेजर ऑफ एन आर्क। चलिए बताइए मेजर ऑफ अ सर्कल कितना होता है, एनी आइडिया? अगर मैं मेजर ऑफ अ सर्कल पूछूं तो कितना होगा, तो समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक सर्कल बनाता हूँ और कोई तरीका है सर्कल को नापने का, पूरी आर्क कितनी होगी? यस, वेरी गुड, सही है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ तो हम लोग डी ले लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर डी लेके देखता हूँ, इतना हो गया। डी कितना होता है, किसी को आइडिया है?
अरे देख के बोलना है 180, यस। अच्छा अगर यहाँ 180 है तो सेकेंड टाइम कितना रहेगा, देखो यहाँ पर 0 हो गया और ये पूरा 180 हो गया। तो ऐसे ही राइट साइड लेफ्ट साइड भी ले लो, देखो कितना हो गया, 360 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो मेजर ऑफ अ सर्कल होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए मेजर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क कितना होगा। ध्यान से, कोई घाई नहीं करेगा। सेमी सर्कुलर आर्क कितना होने वाला है, 180 होगा। तो मुझे बताइए अगर मैं आपसे बोलता हूँ, चलो ये तो मुझे याद रहेगा कि पूरे सर्कल का 360 होता है और सेमी सर्कल का 180 होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ बताइए माइनर आर्क कितना होता है, मेजर आर्क कितना होता है, तब यहाँ होगा कन्फ्यूजन। लेकिन टू अवॉइड कन्फ्यूजन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क पहले मैं बनाऊंगा, यहाँ पर ओ ए और ओ बी ड्रॉ करिए और आर्क का नाम देंगे ए बी। यहाँ पर ए बी हो गया। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर अगर मैं ए बी आर्क जो दिया हुआ है और एंगल ए ओ बी, अगर एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 डिग्री, तो मुझे बताइए आर्क ए बी कितना होगा, तो वो भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यानी जितना सेंट्रल एंगल होगा उतना ही वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग आर्क की भी होगी। यानी मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। यानी मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू, बोलिए जल्दी, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। यस और नो। रीजन कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे ना मेजर ऑफ ये अपना मेजर आर्क भी बोलना है। तो मेजर ऑफ द मेजर आर्क के लिए मुझे लेना पड़ेगा एक थर्ड अल्फ़ाबेट, जो मैं ऊपर ले लेता हूँ एक्स। चल, तो मेजर ऑफ द मेजर आर्क क्या होगा, एनी आइडिया, कैसे करेंगे। चलो माइनर तो मुझे 60 मिल गया है, पूरा सर्कल कितना होता है 60, सॉरी 360। माइनर आर्क कितना है 60 और पूरा सर्कल कितना है 360। तो बताइए जो हाईलाइटेड रेड कलर का मेजर आर्क है उसकी वैल्यू कितनी होगी। यस बिल्कुल सही जवाब, सलामत रहें। यहाँ पर जो 360 पूरा सर्कल है उसमें से माइनस कर दो माइनर आर्क को और आपकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी मेजर ऑफ द मेजर आर्क। तो यहाँ लिखेंगे 360 माइनस मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क। चलिए अभी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हम लोगों को पढ़ना है, आर्क और कॉर्ड का रिलेशनशिप। आर्क और कॉर्ड कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे बोलूँ तो हमेशा याद रखना, अगर मैंने आपसे बोला हूँ कि 2 आर्क इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उन आर्क के सामने जो कॉर्ड होगी ना वो इक्वल होगी। यानी 2 आर्क इक्वल है, गिवन है, तो 2 कॉर्ड इक्वल हो जाएगी, केस 1। सेकंड केस मैंने बोला 2 कॉर्ड इक्वल है गिवन, तो 2 आर्क क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो दोनों को मैं अलग अलग से समझा देता हूँ। पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मुझे सबसे पहले बताइए इसमें गिवन क्या है, क्या कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, आर्क कॉन्ग्रुएंट दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट आर्क, तो बोल रहा है अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क इक्वल है तो यहाँ पर उसके सामने के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल हो जाएंगे। तो समझाने के लिए मैं यहाँ पर सर्कल लेता हूँ। पहले मैंने सर्कल लिया विथ सेंटर, बोलिए ओ। मैं यहाँ पर क्या गिवन है, प्लीज़ यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले मुझे बताइए क्या गिवन है, क्या इक्वल है, आर्क। तो मैं आर्क बनाऊंगा यहाँ पर,
ए पी बी मैंने एक आर्क बना लिया, एक दूसरी आर्क बनाऊंगा सी क्यू डी। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब गिवन क्या था, मैंने जस्ट अभी बोला, क्या लिखूंगा मैं, इफ आर्क ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी क्यू डी। चेक कर लीजिए एक बार, ए पी बी इज इक्वल टू सी क्यू डी। अगर आर्क गिवन है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड यानी क्या, ए पी बी की कॉर्ड क्या बनेगी, सोचिए, ए पी बी की कॉर्ड क्या बनेगी, ए बी। सी क्यू डी की क्या बनेगी, सी डी। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ रिजल्ट आप क्या लिखोगे, तो आपको बोलना है देन क्या इक्वल टू क्या, कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। ये हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, अब मैं इसका उल्टा बताऊंगा, यहाँ पे मैंने कॉन्ग्रुएंट आर्क लिया हूँ, अब सेकेंड केस में मैं क्या लूँगा, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी यहां हम लोग क्या लेंगे, दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड लेंगे और हम लोग बोलेंगे देखिए दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड की वजह से उनके करस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल हैं। डायग्रामेटिकली समझेंगे हम लोग, सर्कल विथ सेंटर ओ, गिवन है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, तो मैं दो कॉर्ड बनाऊंगा, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी। एनी डाउट? अब मुझे इतना मालूम है कि ए बी और सी डी क्या है, आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के। अब अगर मैं आपसे बोलूँ इफ़ ए बी यानी इफ़ कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल हो जाएंगी। तो आर्क का नाम हम लोग 3 अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नाम लिखूँगा पी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देन आर्क ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी क्यू डी। ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट थ्योरम जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अच्छा सुनो ना, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में ना बहुत सारे टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले उन टर्म्स को क्लियर करूँगा, उसके बाद थ्योरम पे आऊँगा। ठीक है, सो दैट हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ इंस्क्राइब्ड ट्राई एंगल, यानी क्या, तो मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल में बनाया ट्राइंगल, लेकिन मुझे समझाना है इंस्क्राइब्ड एंगल, तो मैं एक साइड को हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मुझे बनाना इंस्क्राइब्ड एंगल, इसके लिए मैंने क्या किया, एक साइड को हटा दिया। अब मुझे बताइए, देखो दो टर्म एक्चुअली जब थ्योरम आप पढ़ोगे ना तो आपको दो टर्म आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। एक है वर्टेक्स ऑन द सर्कल, ठीक है, वर्टेक्स ऑन द सर्कल। तो वर्टेक्स ऑन द सर्कल क्या होता है, अगर मैं कोई भी एंगल बनाता हूं तो जो बीच का पॉइंट होता है, जैसे एंगल ए बी सी है तो बीच में कौन है, पॉइंट बी, तो बी इज द वर्टेक्स ऑन द सर्कल। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट कौन सा है, सेकंड पार्ट क्या है जो अपने को कंफ्यूज करता है, तो बोथ आर्म्स बी सीकेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आर्म यानी क्या, बी सीकेंट, तो यहाँ पे ए बी और ए या सॉरी बी सी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकेंट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा इंस्क्राइब्ड एंगल है और कौन सी आर्क में ये इंस्क्राइब्ड हुआ है। इंस्क्राइब्ड यानी बना हुआ है कौन सी आर्क में, तो एक कॉलम में लेंगे हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल और दूसरे में लेंगे आर्क इन विच एंगल इज इंस्क्राइब्ड। चलिए फटाफट बताना इंस्क्राइब्ड एंगल कौन है इसके अंदर, तो एंगल बी यानी एंगल ए बी सी, तो मैं लिख दिया एंगल ए बी सी। कौन से आर्क में ए बी सी बना हुआ है, तो मुझे पता करना है स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ए पे, ख़त्म कहाँ हुआ है, सी पे, तो आर्क का नाम क्या हो जाएगा, मैं पहले हाईलाइट करता हूँ, देखो यहाँ पर, तो आर्क का नाम हो गया आर्क ए बी सी। चलिए एक दूसरा एंगल बना देता हूँ, उसमें आप लोग ट्राई करना, मैं ना बी सी को हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं बना देता हूँ ए सी। अब ठीक है, चलिए
मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा एंगल बना हुआ है, तो एंगल BAC बना हुआ है, सही है। अच्छा, आर्क का नाम बताइए आप लोग, सोचिए सोचिए। वेरी गुड, एंगल आर्क BAC। अब एक और ट्राई करिए आप लोग, यहाँ आर्क एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ACB, और आर्क जिसके अंदर ये एंगल बना हुआ है, ठीक है, उसका नाम बताइए। यस, उसका नाम हो जाएगा आर्क ACB। मेरे हिसाब से इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है ना एक टर्म जो और आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, वो है इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, या मैं कौन सी आर्क को इंटरसेप्टेड आर्क बोलूँगा, तो उसके लिए ना कंडीशंस है, वो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ ना, कोई भी एंगल मैंने बनाया हो, ठीक है, या ऐसा बोलूँ कि ईच साइड ऑफ द एंगल कंटेन्स एन एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, यानी देखो बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से समझाना पड़ेगा आप लोगों को। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बोला हूँ, ईच साइड ऑफ द एंगल कंटेन्स एन एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। क्या मतलब हुआ इसका, तो एक पहले सर्कल बनाएंगे और इसमें मैं एंगल बना देता हूँ, एंगल ABC। अब मुझे बताइए, साइड ऑफ द एंगल कंटेन्स एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, यानी यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, साइड और आर्क का पॉइंट, यानी A और C हो गया, यस और नो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाहिए तो मैं सेकंड पॉइंट भी लिख देता हूँ, ऐसा लिखेंगे कि ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द आर्क मस्ट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। यानी देखिए यहाँ पर ये ऐसे, तो अब आप लोग ना कंफ्यूज हो रहे रहेंगे, नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है मुझे। देखिए एकदम सिंपल बात बोलूँ ना, इंटरसेप्टेड आर्क यानी क्या, एंगल जो बना है उसके सामने अगर आप देखोगे जिसमें बना है वो कौन सा था, बोलिए। एक आर्क वो होता है जिसमें बन रहा है, एक आर्क वो होता है जो उसके सामने होएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर हम लोगों को अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो आर्क एंगल के सामने की आर्क क्या हो जाएगी, आर्क AC। तो यहाँ पर इंटरसेप्टेड आर्क मैं किसको बोलूँगा, अब आप लोग प्रैक्टिस करते हुए मुझे बताना, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। मैं एक यहाँ पर डायग्राम बना दिया हूँ मैंने, मुझे बताइए इसमें इंटरसेप्टेड आर्क कौन है, तो एंगल के सामने कौन है, AC। तो यहाँ पर इंटरसेप्टेड आर्क क्या हो जाएगी, AC, ख़त्म, है ना, परेशान होने वाली बात नहीं थी यहाँ पर। अच्छा नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं एग्जांपल लेता जाऊँगा, आप लोग आंसर करते जाइए। चलिए मुझे बताइए इसमें कौन है, जल्दी जल्दी बोलिए। यस, वेरी गुड, आर्क AC, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब बताइए इंटरसेप्टेड आर्क कौन है, एक ही रहेगी या दो रहेगी, एंगल के सामने कितनी आर्क है देख के बताइए। वेरी गुड, सलामत रहें। यहाँ पर दो आर्क दिया हुआ है, फर्स्ट आर्क बड़ी वाली AC और छोटी वाली PQ। तो यहाँ पर AC एंड PQ क्या हो जाएगा, इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, एक दूसरा डायग्राम लेंगे और बताइए, प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं। इसमें बताइए कितनी आर्क है इंटरसेप्टेड आर्क, एक या दो, जल्दी सोचिए, एक या दो। वेरी गुड, दो आर्क होगी यहाँ पर भी, AC एंड सेकेंड वन, बोलिए बाबू, ध्यान दे इधर, AQ। तो यहाँ पर इंटरसेप्टेड आर्क हो जाएगी AC एंड AQ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी कुछ लोग बोल रहे नहीं सर थोड़ा सा एक और एग्जांपल, तो अभी ना एक लॉजिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताना मुझे, ठीक है। मुझे बताइए इसमें इंटरसेप्टेड आर्क कौन सी है। टेक योर टाइम और आंसर बताइए मुझे। बहुत कम लोगों ने आंसर कर पा रहे। यहाँ पर इंटरसेप्टेड आर्क होगी ही नहीं, रीज़न एंगल अंदर थोड़ी बना है,
आर्क कैसे डिसाइड करोगे, यस और नो? चलिए एक बार जो मैंने जितना बताया हूँ सब एक बार समअप कर देता हूँ। देखिए सब लोग, AC हो जाएगा, यहाँ पर बताइए, बोलो, 1 या 2? यस, यहाँ पर 2 रहेगा, AC एंड DC। सिमिलरली यहाँ पर बोलिए, आर्क AXC हो जाएगा और AC हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताइए, बोलिए, यस वेरी गुड, AC एंड DE। इसमें बताइए नेक्स्ट, बोलिए, ओके। चलिए तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ना, यहाँ पर ये जो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा इंटरसेप्टेड आर्क है, कौन सा नहीं है, या कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। तो अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं ना, ये मैंने आपको ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट थे इंटरसेप्टेड आर्क के और इंस्क्राइब्ड एंगल वगैरह, वो मैंने आप लोगों को, जो इसके अंदर एक्चुअल थ्योरम है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अगेन मुझे एक सर्कल बनाना है विथ सेंटर O। अब मैं एक लाइन या डायमीटर बना देता हूँ BC। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक आर्क बना देता हूँ 60 डिग्री AC। ये मैंने कितना बना दिया, 60 डिग्री। अच्छा मुझे बताइए, एंगल मैंने AOC जो बनाया हो 60 डिग्री, तो आर्क AC कितना हो जाएगा? ये भी 60 डिग्री हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क या सेंट्रल एंगल, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पर एंगल A और B जो मैं बनाऊंगा ना अभी, ये भी कितना, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये 30-30 हो जाएगा, क्योंकि AO और BO कौन है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियाई ऑफ सर्कल होने की वजह से दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। अच्छा मैं जो मुद्दे की बात कर रहा था ना, मेन यानी पॉइंट, आप बोलोगे सर इतनी पूरी कथा क्यों सुना दी है, मेन कहना क्या चाहते हो? तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ ना, मैं इंस्क्राइब्ड एंगल बताना चाह रहा था। मुझे बताइए इस डायग्राम में इंस्क्राइब्ड एंगल कौन है, बहुत ध्यान से देख के बताना, इंस्क्राइब्ड एंगल कौन है? एंगल ABC, वेरी गुड। एंगल ABC जो है वो क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। बहुत ध्यान से देखो, इंस्क्राइब्ड एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, इंस्क्राइब्ड एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। अच्छा आर्क AC, उसकी करस्पॉन्डिंग आर्क कितना है, 60 डिग्री। ध्यान से देखो, 30 और ये 60। तो यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ, यहाँ प्रूफ हुआ इंस्क्राइब्ड एंगल कौन है, मेजर ऑफ एंगल ABC, ये मैंने इंस्क्राइब्ड एंगल बोल दिया। अब इंटरसेप्टेड आर्क कौन है, इंटरसेप्टेड आर्क, अब बोलो, अब आना ही चाहिए, इंटरसेप्टेड आर्क हो गई AC। अब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि एंगल ABC कितना होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AC। तो मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AC। यही हो गया मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, यानी इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो यही हम लोगों को यहाँ पर समझना था। तो आखिरी में एक लाइन में अगर मैं समअप करूँ तो कैसे बोलूँगा, यहाँ मैं बोलूँगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे, ये मैंने डायग्राम बना दिया सर्कल, ये इंस्क्राइब्ड एंगल, उसके सामने इंटरसेप्टेड आर्क। तो द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज, बोलो, हाफ, किसका, मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो फाइनली मेरा जो थ्योरम बनेगा वो क्या बनेगा, मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू, बोलिए, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC। यही है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सही है। अब कुछ लोग बोल रहे सर 2 खाली एग्जाम्पल देके प्रैक्टिस करा दीजिए, तो मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल कौन है, जल्दी जल्दी बताइए। यस, DEF हो जाएगा,
तो मेजर ऑफ एंगल DEF कितना होगा, ये हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क बोलिए DF, तो हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क DF। रीज़न कोई बोलेगा क्या है बताइए, तो क्या बोलोगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाफिज अहमद तमाम। एंगल APB क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल हो जाएगा। तो ये कितना होगा, इंटरसेप्टेड आर्क ढूंढिए पहले, यस AB, तो हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AB और रीज़न आ जाएगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो इसमें क्या पढ़ना है, एक्चुअली इसमें हम लोगों को बताना है कि कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल अगर मैंने सेमी सर्कल में बनाया हो तो वो हमेशा ना 90 डिग्री होता है, यानी एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज़ ऑलवेज 90, ऑलवेज। तो इसको मैं एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया हूँ, सर्कल, और यहाँ पे सेमी सर्कल बनाना है तो मैं एक डायमीटर लेता हूँ PQ, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल बना देता हूँ पॉइंट R लेके PRQ, ये मैंने इंस्क्राइब्ड एंगल बना दिया। तो PRQ कौन हो गया, PRQ हो गया इंस्क्राइब्ड एंगल। अब मुझे बताइए यहाँ पर मैं आर्क बनाना है तो मुझे 3 अल्फ़ाबेट लेना पड़ेगा, तो PX ले लेता हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा PXQ। तो इंटरसेप्टेड आर्क कौन सी हो गई, PRQ ने कौन सा इंटरसेप्ट आर्क किया हुआ है, तो PXQ आ जाएगा आंसर। चलो, तो ये मेरा आंसर PXQ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि PRQ जो है वो कितना होगा, आप थ्योरम लगाइए, तो एंगल PRQ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, बोलिए हाफ ऑफ, कितना आएगा सोच के बोलिए, मेजर ऑफ आर्क PXQ। अब इक्वल टू के नीचे इक्वल, 1 के नीचे 1/2। अब मुझे बताइए आर्क PXQ कितना है, सोच के बोलिए। क्या ये सेमी सर्कल है, और मैंने यही वीडियो में आपको पिछला टाइम में बताया हूँ कि सेमी सर्कल जो होता है वो 180 होता है। तो PXQ 180 कैंसिल करो, 2 1 जा 2 9 जा, तो आंसर मेरा आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ PRQ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को याद रखना है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कोई डाउट? चलिए, अभी 1-2 पॉइंट्स और हैं इंस्क्राइब्ड एंगल के, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं कोई एक कॉमन आर्क लिया हूँ और उस कॉमन आर्क से मैंने 2 से 3 एंगल बनाया हो, तो वो सारे एंगल्स क्या होंगे, इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क इक्वल होंगे। देखिए एग्जांपल दे के समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने एक एंगल बना दिया PQR। तो PQR क्या हो गया, इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया इन आर्क PQR। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बना दिया PQR में एक एंगल बना दिया। अब मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया, पॉइंट S, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक दूसरा एंगल बना दिया PSR। तो यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो PSR भी क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल हो जाएगा सेम उसमें। तो यहाँ पर PQR और PSR, यहाँ देखिए PQR जो रहेगा वो एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, किसके अंदर, ये जो इंटरसेप्ट आर्क कर रहा है वो PR है। तो देखिए PQR क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PR। सिमिलरली PSR क्या हो जाएगा, एंगल PSR इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PR। तो यानी सेम आर्क जो है वो दोनों एंगल इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए अगर इंटरसेप्टेड आर्क इक्वल है तो इंस्क्राइब्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर हाफ PR है और यहाँ पर भी हाफ PR है। तो जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? यही हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। एनी डाउट?
तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए अब आप लोग मुझे आंसर करना। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, इंस्क्राइब्ड एंगल मुझे बताना है, सेम आर्क में जो रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। चलिए एक डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। मुझे बताइए ये जो एंगल पी ए क्यू है, ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा, पी बी क्यू, ये दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। रीज़न बताइए। क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम आर्क पी क्यू में बन रहे हैं, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब राइट साइड आइए, पी एंगल देखिए और क्यू एंगल देखिए, दोनों ए बी के सामने, इसीलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू। चलिए अभी एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ पर ये जो दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको देखना, और जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी इसके टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। मेजर ऑफ एन एंगल विद इट्स वर्टेक्स इनसाइड द सर्कल, यानी कभी कभी एंगल जो होगा सर्कल के अंदर बनेगा और बाहर बनेगा, तो हम लोगों को फॉर्मूला बनाना होगा। दोनों अलग अलग केस रहेगा। फर्स्ट केस जो मैंने लिया हूँ, एक मैंने सर्कल लिया और यहाँ पर मैंने ए बी और दूसरी कॉर्ड मैंने सी डी ले लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर पॉइंट है, मैं अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए एंगल ए एम सी जो है उसका वैल्यू कितना होगा, तो हमेशा याद रखना जो एंगल अंदर बन रहा है, जो एंगल अंदर बन रहा है सर्कल के, उसकी वैल्यू जो होगी उसके सामने वाली आर्क प्लस उसके अपोजिट आर्क डिवाइड बाई 2। यानी कैसे लिखेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर मैंने ए एम सी आपसे पूछा हूँ, तो द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू सीकेंट इज हाफ द सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय द एंगल एंड इट्स अपोजिट एंगल। कुछ नहीं समझ में आया तो कैसे करेंगे, हम लोग लिख के देखते हैं। मुझे बताइए मेजर ऑफ एंगल ए एम सी कितना होगा, तो पहले मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू हाफ, किसका हाफ, तो पहले मुझे बताइए ए एम सी के अपोजिट कौन सी आर्क है, सोच के बोलना प्लीज। यस वेरी गुड, आर्क ए सी। अच्छा ये जो आर्क ए सी लिखा हुआ है इसके जस्ट अपोजिट कौन सी आर्क है, यस तो वो है बी डी, तो यहां मैं लिख दूंगा आर्क बी डी। ये मेरा आंसर आ गया, खत्म। ये सुनो, चलिए सेकंड टाइप जो हम लोगों को दिया हुआ है, अगर एंगल आउटसाइड द सर्कल बने तो क्या होगा, तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा फ़र्क इतना है कि अगर एंगल सर्कल के अंदर बना तो प्लस, बाहर बना तो माइनस। यानी ऐसा समझो अगर अम्मी ने अब्बू ने पैसा दिए हुए और अपने जेब के अंदर आ रहा है तो प्लस हो रहा है पैसा, या सुनो, लेकिन अम्मी ने बोले नहीं बेटा वो अपने खाला के लिए या चाचा के लिए कुछ लेके आ जाओ, तो पैसा अब क्या हो रहा है, जेब से बाहर जा रहा है, यानी माइनस हो रहा है। तो प्लस और माइनस का ख्याल हम लोगों को रखना है बस। यस तो चलिए देखेंगे, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू सेकेंड इज हाफ द डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स माइनस of measure of arc intercepted by the angle and its opposite angle। देखेंगे कैसे, यहाँ पर पहले मैं एक एंगल बनाता हूँ बाहर, तो मैंने एंगल बना दिया एंगल ए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो बी ए सी बोलूँ या तो फिर पी ए सी बोलूँ बात सेम होगी। तो यहाँ सॉरी क्यू, तो पी ए क्यू जो होगा वो कितना होगा, हाफ, सामने वाली आर्क बोलिए कौन कौन सी है, यस बोलिए, बी सी है और पी क्यू है, लेकिन मैंने अभी जस्ट बोला आप लोगों को माइनस करना है, और माइनस करने के दौरान हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे आर्क पी क्यू माइनस आर्क बी सी। यस और नो, तो यही है मेजर ऑफ एन एंगल विथ इट्स वर्टेक्स आउटसाइड द सर्कल। चलिए बच्चों अब आगे हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जो सर्कल के अंदर बना हो,
ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जो सर्कल के अंदर बना हो। अब ये डायग्राम के केस में मुझे बताइए कौन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। वाई? बिकॉज ये क्वाड्रिलैटरल सर्कल के अंदर बना है। तो मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा? If all vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then it is called a cyclic quadrilateral. तो चेक करो क्या सारे वर्टेक्स हैं क्वाड्रिलैटरल के सर्कल में? यस, चारों वर्टेक्स आप देख सकते हो अंदर ही है। अब थ्योरम क्या बोलता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो आप हमेशा याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। मैं अगेन ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाऊंगा। अब आप मुझे बताएंगे कौन अपोजिट एंगल है, यानी A और C क्या हो जाएगा? अपोजिट एंगल हो जाएगा। चेक करिए एक बार, क्या अपोजिट एंगल है ये? यस। अब मुझे बताइए एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा? सोच के बोलिए प्लीज़, कितना होगा? 180 डिग्री। सही है। कोई और अपोजिट एंगल है क्या इसके अंदर? चेक करिए प्लीज़। यस, वेरी गुड। एंगल B प्लस एंगल D जो होगा वो भी अपोजिट एंगल होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस और नो? तो इस बात का हम लोगों को ख्याल रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टाइप के भी क्वेश्चंस हम लोगों को बोर्ड्स में देखने को मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है। चलिए, अब हम लोगों को पढ़ना है कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। देखो, इसमें हम लोगों को बोलना है ना कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? तो एडजेसेंट एंगल के अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। यानी क्या? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। समझाने के लिए मैं ये फिगर की हेल्प लेता हूँ। सर्कल बनाया मैंने, इसके अंदर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बना देता हूँ ABCD। इसका एक्सटीरियर एंगल मैं C से एक्सटेंड करके बना देता हूँ, तो ये बन गया। अब मुझे बताइए DCE जो दिख रहा है ये कौन है? एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। अच्छा, मुझे बताइए ये DCE कौन है? ये है एक्सटीरियर एंगल। इसका एडजेसेंट एंगल कौन है? बोलिए। यस, DCE रहेगा, सॉरी DCB रहेगा इसका एडजेसेंट एंगल। तो इसका जो अपोजिट है वो कौन होगा? तो अपोजिट होगा BAD। इसका मतलब मुझे बताइए DCE के इक्वल कौन होगा? तो DCE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD। यस और नो? तो ये होगा कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। चलिए, अब देखिए, अब हम लोगों को जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है कोन साइक्लिक पॉइंट्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने ना आप लोगों से पूछा कि व्हाट इज़ कोन साइक्लिक पॉइंट्स, तो आप ना नाम से देख के बोल दोगे कि सर वो पॉइंट्स जो सेम सर्कल पर रहेंगे वो कौन साइक्लिंग होंगे। लेकिन ना ये पॉइंट से ना कुछ थ्योरम डिराइव किए गए, मैं वो आप लोगों को समझा देता हूँ फटाफट। मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C मैंने ले लिया। 3 पॉइंट मैंने ले लिया। अब तीनों को ज्वाइन करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिला यहाँ पर, देखो एक ट्राइंगल मैंने बनाया हूँ। अब ये ट्राइंगल जो यहाँ पर मैंने ना बाइसेक्ट करते हुए ऐसे बना दिया। एंड में जब मैं पूरा ड्रॉ करूँगा ना मुझे क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। यस और नो? मुझे क्या मिलेगा? सर्कल। तो यहाँ पर ना, अब चलो मैं इसी पे एक चौथा पॉइंट ले लेता हूँ D। तो मुझे बताइए चारों कौन से पॉइंट हो गए? कौन साइक्लिक पॉइंट्स। इसका मतलब मैं कौन साइक्लिक उसको बोलूँगा जब 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट्स सर्कल पर प्रेजेंट होंगे। सही है, वो भी सेम सर्कल। तो यहाँ मैं लिखूँगा 4
और more points are said to be concyclic if they lie on the same सर्कल। ये बात हम लोगों को याद रखना है। एग्जाम्पल कुछ याद आ रहा तुम लोग को? सर्कल में कुछ क्वाड्रिलैटरल बनता था, बोलिए नाम बताइए। यस, बिल्कुल सही जवाब। क्या था वो? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो मुझे बताइए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के चारों पॉइंट किस पे रहते थे? सर्कल पर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वर्टाइसिस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर कौन साइक्लिक? बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ। देखिए डायग्राम में, तो यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा वर्टाइसिस ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर कौन साइक्लिक। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सर्कल ड्रॉ किया। इसमें मैं दो एंगल बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया PQS और दूसरा बनाया मैंने PRS। दोनों एंगल क्या है? दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, इतना तो मुझे मालूम है। अच्छा, इन शॉर्ट अगर मैं कौन साइक्लिक की बात कर रहा हूँ तो मुझे बताइए PQRS क्या है? कौन साइक्लिक है या नहीं? बोलिए जल्दी। PQRS क्या है? कौन साइक्लिक है? चेक कर लीजिए चारों पॉइंट सर्कल पर है या नहीं। अच्छा, अगर 4 पॉइंट कौन साइक्लिक है तो मैं रिजल्ट क्या निकाल सकता हूँ? बताइए कौन से दो एंगल इक्वल है? जल्दी सोच के बताइए, बिना देरी के, जल्दी। यस, वेरी गुड। PQS कॉन्ग्रुएंट एंगल PRS। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब मैं ना इसी का कन्वर्स आपको बता सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसको उल्टा कर दो। अगर मैं आपको दो एंगल इक्वल बोल रहा हूँ तो क्या मैं चारों पॉइंट को कौन साइक्लिक बोल सकता हूँ? चेक करो, देखो ऐसा। तो बिल्कुल मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अगर दो एंगल इक्वल हैं सेम साइड पर, एक लाइन के सेम साइड पर दो एंगल इक्वल है, तो मैं चारों पॉइंट को कौन साइक्लिक बोल सकता हूँ, बिकॉज चारों को ज्वाइन करने पे सर्कल बनेगा। तो यहाँ मुझे थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो आपको याद रखना है। इफ़ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स, ओके, दो इक्वल एंगल कहाँ पर? एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। अगर ऐसा होता है देन 4 पॉइंट्स आर कौन साइक्लिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग थ्योरम जो हम लोगों को पढ़ना है वो है एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट थ्योरम। देखो, ये थ्योरम समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये एंगल बता देता हूँ कि मैं कौन से एंगल को बोलूँगा कि भाई ये टैंजेंट और सीकेंट के बीच में। ये ना नाम से बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर आइडेंटिफाई करना है ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो देखो, अगर मुझे कोई एंगल ऐसा आइडेंटिफाई करना है ना तो उसमें टैंजेंट का होना ज़रूरी है, सीकेंट का होना ज़रूरी है, और जो पॉइंट जो बीच में पॉइंट आ रहा है वो सर्कल पर होना ज़रूरी है। देखो, मैं एक डायग्राम की हेल्प से समझाना चाह रहा हूँ। मुझे बताइए, ये मैंने पॉइंट बी लिया हूँ और BC मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, और BC क्या हो जाएगा? एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट BA कौन है? ये हो गया। और थर्ड पॉइंट B कौन है? तो यहाँ पर अगर एंगल ABC मुझे बताना है तो 3 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तो ही मैं उस एंगल को बोलूँगा कि दिस एंगल इज़ बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? मेरे पास पॉइंट B जो है वो क्या होना चाहिए? ऑन द सर्कल होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? जो यहाँ पर आर्म BC है वो टैंजेंट होना चाहिए, और थर्ड सीकेंट, यानी थर्ड यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्म BA इज द सीकेंट। ये 3 बेसिक क्राइटेरिया होना ही चाहिए, तो ही मैं थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट लगा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये थ्योरम बोलता क्या है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसको समझने के लिए अगेन मुझे एक सर्कल लेना है, एक टैंजेंट और एक सीकेंट। तो यहाँ मैंने सीकेंट बनाया और ये बनाया मैंने टैंजेंट। अब मुझे बताइए, ये जो परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा अपने को याद रखना है, रेडियस टैंजेंट परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे बताना एंगल ABC जो है वो क्या है? ये एंगल है बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट, इसमें कोई डाउट
नहीं है, लेकिन आपको याद रखना, अच्छा यहाँ पर पॉइंट में डी ले रहा हूँ, ध्यान देना, ये जो आर्क ADC है ये क्या है, ये एंगल ABC ने इंटरसेप्ट किया है ADB आर्क को, तो इट इंटरसेप्ट आर्क ADB, और आर्क ADB कितना होगा 180, कितना होगा बच्चों 180। अब मुझे बताओ एंगल ABC कितना है, एंगल ABC है 90, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADB, और इसी को मैं बोलूँगा थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन tangent एंड secant। तो एंगल बिटवीन tangent एंड secant इज हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। चलिए अब दो मार्क के क्वेश्चंस, 3 मार्क के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड एंड थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड पर। तो मैं आपसे यहाँ पर बस ये आखिरी के कुछ थ्योरम्स रह गए, फिर यहाँ पर इस वीडियो को हम लोग स्टॉप करेंगे। देखिए थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड को समझाने के लिए अगेन मुझे एक सर्कल लेना है। इस सर्कल में मैं 2 कॉर्ड बनाऊँगा जो इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, तो AB कॉर्ड बना देता हूँ और CD, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E। तो यहाँ पर ऐसे अगर केस आता है कि 2 कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट, एक दूसरे को पॉइंट E पर या कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, तो थ्योरम का क्या होगा, पहले आप बताइए इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है E। तो यहाँ से आप एक कॉर्ड को पहले कंप्लीट करना, फिर दूसरे को कंप्लीट करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो पहले मैं EA लूँगा, फिर EB लूँगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो EA इंटू EB, यस और नो। अब किसके इक्वल होंगे ये, तो यहाँ पर दूसरी कॉर्ड लेना है हम लोगों को और वापस से E से स्टार्ट करना है, तो EC ले लेंगे और उसके बाद ED ले लेंगे, तो EC इंटू ED, ये मेरा होगा थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। वापस से 2 कॉर्ड लेंगे, लेकिन दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे आउटसाइड द सर्कल। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सर्कल बनाया, 2 कॉर्ड ले लिया हूँ, लेकिन दोनों को इंटरसेक्ट करवाना है आउटसाइड द सर्कल, तो हम लोग इन दोनों कॉर्ड को एक्सटेंड करेंगे एट पॉइंट E तक। तो यहाँ E तक मैंने एक्सटेंड किया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है। कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पॉइंट E। तो स्टार्ट करेंगे पॉइंट E से, तो पहले EA जाएंगे, उसके बाद EB जाएंगे, तो यहाँ पर EA इंटू EB। अब किसके इक्वल होगा ये, तो भाई अब देखेंगे सेकेंड कॉर्ड कौन सी है, तो सेकेंड कॉर्ड हो जाएगी EC और मल्टीप्लाई कर देंगे ED से। तो सिंपल फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो यही टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम जो हम लोगों को दिया गया है वो है टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, यानी यहाँ पर एक टैंजेंट होगी और एक ही सीकेंट होगी, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन वाले से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला हूँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करना है। तो ET, लेकिन आगे कुछ है नहीं, तो ET इंटू ET होगा, तो ET स्क्वायर इज इक्वल टू EA इंटू EB। ये भी थ्योरम हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है।